तो या हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। मैं खुशी और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ हमारा ये क्लास 7 साइंस का केवीएस लखनऊ रीजन का 2024-25 का सेशन इंडियन क्वेश्चन पेपर। सो फ्रेंड, सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशंस को देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो सेक्शन ए है उसमें हमारा एमसीक्यू है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गन इन विच द यूरिन इज स्टोर्ड बिफोर इट पास आउट फ्रॉम द बॉडी। मतलब हमें अपने ऑर्गन का नेम बता रहा है जिसमें हमारा जो यूरिन होता है वो स्टोर होता है, उसके बाद फिर वो बाहर निकल जाता है। सो वो ऑर्गन हमारा है यूरिनरी ब्लैडर। ओके, फिर सेकंड है हमारा ब्रायोफाइलम कैन रिप्रोड्यूस बाय इट। ब्रायोफाइलम प्लांट होता है ना, उसकी जो लीफ होती है ऐसे, तो वहाँ पे उसकी लीफ पर ऐसे छोटे-छोटे बर्ड निकलते हैं, मतलब ठीक है, ऐसे लीफ पर। तो अगर आप इनको निकाल के मिट्टी में डाल लगा दोगे तो उसमें से प्लांट निकल आएँगे। सो वो रिप्रोड्यूस करते हैं अपने लीफ से। ओके, थर्ड वन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर शेल इज़ कॉल्ड। जिसमें हम सब 2 या 2 से अधिक शेल का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे जो शेल है वो हमारी बॉडी के शेल की बात नहीं हो रही है, जो शेल बैटरी होती है उसकी बात हो रही है, ठीक है? तो उनको बोलते हैं बैटरी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, इसमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है? तो यहाँ पे हमें बताना है कि स्पीड का रिलेशन कैसे है टाइम और डिस्टेंस के साथ। तो हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। सो इसमें हमारा ये भी इनकरेक्ट है और फिर ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी होगा। मतलब यहाँ पे हमें मिस्टेक है, यहाँ पे क्वेश्चन को आपको सही कराना पड़ेगा। यहाँ पे हमें ऐसे बार लगाना है, ठीक है, ऐसे डी, ये ठीक है, ये हमारा एस इज इक्वल टू होता है। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, फुल फॉर्म ऑफ एमसीबी। एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। डी वाला जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट वन इज 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है? सो यहाँ पे देखो, फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन। जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमें सॉइल इरोजन से बचाते हैं। हाँ, क्योंकि फॉरेस्ट में बहुत ढेर सारे प्लांट होते हैं जो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं अपनी जड़ों से, ठीक है। बी है, प्लांट एंड एनिमल इन अ फॉरेस्ट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वन अदर। जो प्लांट और एनिमल होते हैं वो फॉरेस्ट में एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। ये गलत है फ्रेंड्स, वो दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट को खाते हैं, ठीक है, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कार्निवोरस होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि वो पिचर प्लांट वगैरह, वो सभी चीज़ें एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। बिना उसके हमारा जो बायोसाइकिल है वो चलेगा ही नहीं। नेक्स्ट वन इज फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट एंड वाटर साइकिल। ये भी ट्रू है। सॉइल हेल्प फॉरेस्ट टू ग्रो एंड रीजनरेट, ये भी सही है। सो इसमें जो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट नहीं है वो ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका आंसर है। नेक्स्ट वन इज अ केमिकल यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर। तो वो केमिकल जिसको हम सब यूज करते हैं वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, वो हमारा क्लोरीन होता है। आपने देखा होगा जो वेल होती है, वेल कुएं होते हैं, उस क्लोरीन जो दवा है वो मिक्स की जाती है जिससे उसमें जो भी बैक्टीरिया वगैरह वो मर जाए। या फिर आपके घर में सप्लाई का पानी होता है, उसमें भी देखिए कभी कभी अजीब सी महक आती है, वो क्लोरीन ही होता है, ठीक है। तो 7 का ए हमारा राइट आंसर है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड है सेक्शन बी, डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरासाइट एंड सैप्रोफाइट। हमें इन दोनों में डिफरेंस बताना है कि सैप्रोफाइट क्या होते हैं, पैरासाइट क्या होते हैं। तो आंसर आपके स्क्रीन पे ये रहा, ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन और इन अ होस्ट एंड गेट इट फूड फ्रॉम एट द एक्सपेंस ऑफ द होस्ट। जैसे कि पैरासाइट वो होते हैं कि वो किसी भी होस्ट, मतलब वो ना, वो किसी को होस्ट बनाते हैं और उसी पर वो रहते हैं, ठीक है, और वहीं से अपना भोजन जो है वो लेते हैं। जैसे कि जो बाल में जुए होते हैं ना, वो हमारे सर में ही रहते हैं और फिर हमारे सर से ही जो ब्लड होता है उसको चूसते हैं, मतलब वो उनका फूड होता है, ठीक है। तो वो पैरासाइट हमारे हैं। तो इसका जो परफेक्ट एग्जाम्पल है वो है लाइस, मतलब जुए। नेक्स्ट वन इज हमारा सैप्रोफाइट। तो इसमें क्या होता है कि सैप्रोफाइट में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, कि जो भी डेड डिकेइंग मटेरियल होते हैं उनके ऊपर वो ग्रो करती हैं। जैसे कि हमारा फंगी है, तो ये सभी, जैसे कि कोई भी एनिमल डेड बॉडी है या फिर कोई प्लांट का पार्ट है, लकड़ियां हैं, वो सड़ जाती हैं, बारिश में भीग जाती है, तो उसके ऊपर देखिए छोटे छोटे फंगस लग जाते हैं, ठीक है, वो हमारा सैप्रोफाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ब्लड। तो हमारे ब्लड के कंपोनेंट क्या होते हैं? आपको पता है कि हमारे ब्लड में क्या होता है? हमारे ब्लड में आरबीसी होता है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी होता है और फिर प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे ब्लड के कंपोनेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, गिव रीजन व्हाई शुड ऑयल एंड फैट्स नॉट बी रिलीज इन आवर यूरिन। मतलब जो भी मटेरियल होता है जिसमें ऑयल हो ज्यादा होता है, फैट ज्यादा होता है, उनको हम सब ड्रेन्स, मतलब जो भी हमारे नाले होते हैं उनमें उनको छोड़ा नहीं जाता, उनको रिलीज नहीं किया जाता, ऐसा क्यों? सो आंसर आपके स्क्रीन पे ये रहा, ऑयल एंड फैट कैन सॉलिडिफाई एंड ब्लॉक द ड्रेनेज पाइप। देखो, जो ऑयल और फैट होते हैं ना, तो ये वाटर में आपको पता है कि इजीली फ्लोट करते हैं, उसमें ये डूबते नहीं है, ऊपर ये फ्लोट करते रहते हैं, तो पानी आराम से बह जाता है और ये जगह पर जाके इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे जो पाइप होती है ना हमारी वो ब्लॉक हो जाती है।
दे ऑल्सो रिड्यूस द इफिशियंसी ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट एंड पोल्यूट वाटर बॉडीज, ठीक है। फिर और इससे जो हमारा वाटर होता है ना वो पॉल्यूट भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, नेम एनी टू इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमें दो इलेक्ट्रिक करंट के दो इफेक्ट बताने हैं। सो यहाँ पे जो हमारे स्क्रीन पे आंसर ये रहा कि इलेक्ट्रिक करंट के दो इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज हीटिंग इफेक्ट, सेकंड वन इज मैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, तो हीटिंग इफेक्ट के एग्जांपल परफेक्ट है हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक हीटर। हीटर सबके घर में होता है, ठंड में यूज करते हो आप सब, ठीक है, ब्लोअर वगैरह वो सभी। और मैग्नेटिक इफेक्ट के परफेक्ट एग्जांपल है हमारे इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है, मतलब कि जो आपके स्कूल में इलेक्ट्रिक बेल होगी, ठीक है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट के परफेक्ट एग्जांपल है। सो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेक्शन सी का है, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन अ ग्रीन प्लांट। तो हमें बताना है कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है जिसलिए फूड को बनाते हैं वो कैसे होता है, हमें वो यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। सो फ्रेंड यहाँ पे देखो, जो हमारी फूड का फोटोसिंथेसिस होता है ना ग्रीन प्लांट का, जिससे वो फूड को प्रिपेयर करते हैं, उसको वो बनता कैसे है। हमारा कोई भी प्लांट है वो फूड तभी बना पाएगा जब उसके पास सनलाइट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा और वाटर होगा, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। मतलब ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड इन अ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। और ये प्रोसेस जो होता है ना तभी टेक प्लेस होता है जब हमारे लीफ में, हमारी पत्तियों में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। ओके, सो इक्वेशन जो है ये आपके स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। और यही इक्वेशन आप अगर लिख देते हो तब भी आपको इजिली 2 मार्क्स मिल जाएंगे। आपको इक्वेशन को लिख देना है और फिर लिख देना है कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड दिस प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। दिस प्रोसेस टेक प्लेस ओनली इन ग्रीन प्लांट व्हिच हैव क्लोरोफिल। 13 है, ड्रा द डायग्राम ऑफ वाटर साइकिल यूजिंग द फॉलोइंग लेबल। तो यहाँ पे हमें ये कुछ क्लाउड है, रेन है, एटमॉस्फेयर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, प्लांट एनिमल, ठीक है। तो हमें इनकी हेल्प से जो वाटर साइकिल की प्रोसेस होती है हमें उसके डायग्राम बनाने हैं। सो आंसर आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड्स हमारा, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉरेस्ट इन मेंटेनिंग एंड द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तो हमें वो बताना है कि इसमें फॉरेस्ट का क्या रोल है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर, फॉरेस्ट का क्या रोल है। सो यहाँ पे देखिए आंसर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो फॉरेस्ट जो होते हैं ना उसमें बहुत सारे प्लांट होते हैं, आपको पता है जो प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ठीक है। तो वही ऑक्सीजन हम सब एब्जॉर्ब करते हैं। तो फॉरेस्ट में जो प्लांट होते हैं वो CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, और वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। सो दे हेल्प इन मेंटेनिंग द ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वो हेल्प करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करने में हमारे एटमॉस्फेयर में, जिससे ग्लोबल वार्मिंग जो होती है वो कम होती है। सो फ्रेंड यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, क्लासिफाई द फ्लोइंग एज मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन। तो यहाँ पे हमें ये कुछ दिए गए हैं, ठीक है, हमें बताना है कि क्या ये जो मोशन हो रहा है इसमें ये स्ट्रेट लाइन में है या सर्कुलर में है या फिर हमारे ऑसिलेटरी मोशन होता है। सो यहाँ पे फर्स्ट वन इज मोशन ऑफ योर हैंड वाइल रनिंग। तो जब हम सब रनिंग करते हैं अपने हैंड को उस टाइम पे मूव कर रहे हैं, सो वो हमारा कौन सा मोशन है, वो हमारा है ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन है वो हमारा। नेक्स्ट वन इज मोशन ऑफ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड। इसी भी स्ट्रेट रोड पर घोड़े को खींच रहे हैं, मतलब मोशन हमारा स्ट्रेट में हो रहा है, ठीक है, तो वो हमारा जो है स्ट्रेट लाइन मोशन है। आप नेक्स्ट वन इज हमारा मोशन ऑफ अ चाइल्ड इन अ मैरी गो ग्राउंड। ठीक है, कोई ग्राउंड है उसमें वो सर्कुलेट में घूम रहा है, ठीक है, वो हमारा कौन सा मोशन है, वो हमारा सर्कुलर मोशन है, ओके, ये वाला। फिर नेक्स्ट वन इज मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ सी शॉ। मोशन ऑफ अ चाइल्ड, कोई भी चाइल्ड है वो सी शॉ पे ऐसे ऊपर नीचे जा रहा है, तो वो हमारा ऑसिलेटरी मोशन है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट डिश। किसी भी स्ट्रेट डिश पे कोई भी ट्रेन जा रही है तो वो हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन है। सो यहाँ पे हमारा 16 है, ड्रा द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो हमें फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उसको ड्रॉ करना है। तो आपको ये देखिए स्क्रीन पे बी हमारा है, राइट, टू डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो हमें टू डिफरेंस बताना है सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन में। जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसमें तो यहाँ पे जो हमारा सेल्फ पॉलिनेशन होता है ना वो सेम प्लांट में होता है, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है वो हमारा डिफरेंट प्लांट में होता है, ठीक है। और फिर देखो जो हमारा सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसमें सेम फ्लावर के स्टिग्मा में ही पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है, जबकि जो हमारा क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसमें जो पॉलन ग्रेन होता है ना वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफर होता है। सो ये उसकी आंसर था। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन इज व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। क्या होता है ना कि जब हम सब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से, मतलब जो चूने का पानी होता है उसके थ्रू पास कराएंगे ना, तो वो मिल्की सा दिखने लगता है। तो ऐसा क्यों दिखता है कि उसमें फॉर्मेशन हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है, CaCO3,
इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। तो जो केमिकल नेम होता है बेकिंग सोडा का वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टू मेथड बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड। तो दो मेथड जिससे हम सब इजिली रस्टिंग ऑफ आयरन को बचा सकते हैं। तो उसको हम सब पेंटिंग कर सकते हैं, उसको अच्छे से पेंट कर दें तब आयरन जो हमारा रस्ट नहीं होगा। और फिर नेक्स्ट प्रोसेस हमारा है गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। उसके ऊपर जिंक की कोटिंग कर दें। चेंजेज इन विच, ऐसा चेंज जिसमें केवल डैश प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस कैन चेंज। तो उसको हम सब बोलेंगे फिजिकल चेंज। तो यहाँ पे ऐसा चेंज जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगी वो हमारा फिजिकल चेंज होगा। नेक्स्ट वन इज चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। तो ऐसा चेंज जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा वो हमारा केमिकल चेंज होगा। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड्स, डिफाइन वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज। तो हमें ये बताना है कि जो वर्चुअल इमेज होता है वो क्या होता है और जो रियल इमेज होती है वो क्या होती है। सो वर्चुअल इमेज देखिए वो फॉर्म होती है डाइवर्जिंग रे से और उसको हम सब स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी रियल इमेज होती है ना वो कन्वर्जिंग रे से फॉर्म होती है और उसको हम सब इजिली स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म लैटरल इन्वर्जन। तो आप लैटरल इन्वर्जन से क्या समझते हो। सो यहाँ पे आंसर देखिए, इट इज अ फेनोमेना ऑफ लेफ्ट राइट रिवर्सल ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ मिरर, ठीक है। तो ऐसा फेनोमेना है जिसमें हम लोग किसी भी इमेज का जो मिरर में बनी है, ठीक है, उसका हम लोग लेफ्ट राइट रिवर्सल कर सकते हैं। सो यहाँ पे 18 का सी पार्ट है, राइट टू यूजेस ईच ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो हमें यहाँ पे बताना है कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का यूज बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है उसको हम लोग यूज करते हैं एज अ सेविंग मिरर, हेडलाइट रिफ्लेक्टर, जो हमारी गाड़ियों में हेडलाइट लगी होती है, ठीक है, उसको वो हमारी कॉनकेव मिरर की बनी होती है। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जो हमारे गाड़ियों में ऐसे लगी होती है जिसमें से पीछे की इमेज देख सकते हैं, ठीक है, या फिर सिक्योरिटी मिरर जो हमारे शॉप वगैरह में होती है उसमें कॉन्वेक्स मिरर होता है। इनका क्वेश्चन नंबर 19 है, ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट है, डैश गैस इंटर थ्रू डैश ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे देखो एक गैस है जो इंटर करती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के टाइम पे, और फिर वो गैस किसके थ्रू इंटर करती है, सो वो गैस इंटर करती है स्टोमेटा के थ्रू। सो यहाँ पर जो गैस होती है वो हमारी होती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और यहाँ पर हमारा होगा स्टोमेटा, ओके, ये हमारा स्टोमेटा होगा। सो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है, वेरियस लेयर ऑफ ट्री इन फ्रंट ऑफ नोन है। सो यहाँ पे यहाँ पर जो फॉरेस्ट में वेरियस लेयर होते हैं ट्री की, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, एक ट्री, दो ट्री, ठीक है, ऐसे बहुत सारी ट्री होते हैं, ट्री की लेयर्स होती है वो आपको ऊपर से दिखेगी, उसको यहाँ पे बोलते हैं कैनोपी, ठीक है, ये है, ये यहीं पर फिल होगा, ओके। सो यहाँ पर हम सब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हमारा। सो यहाँ पे है डैश प्रोसेस इज शोन इन ए डायग्राम। तो ये प्रोसेस हमें डायग्राम में शोन किया गया है, इसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। सो यहाँ पर ये हमारा ट्रांसपीरेशन होगा। और यहाँ पर ये क्वेश्चन जो हमारा डी वाला पार्ट है, DEF, इसका आंसर आप हमें बताओगे कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर ए को क्या बोलेंगे, बी को क्या बोलेंगे और सी को क्या बोलेंगे, ओके। सो इसका आंसर आप हमें बताओगे कमेंट सेक्शन में कि बुक में ये डायग्राम दिया गया होगा और वहाँ पर A, B और C कौन सा पॉलिंग ग्रेन है, कौन सा स्टिग्मा है, एंथर कौन सा है, वो आपको यहाँ पे बताना है। सो फ्रेंड चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। सो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। सो यहाँ पे हमें पैसेज गिवन है, पैसेज के बेसिस पे हमें ये आंसर बताना है। सो यहाँ पे देखिए, प्लांट एब्जॉर्ब मैनी न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम सॉइल। जो प्लांट है वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और वाटर सॉइल से एब्जॉर्व करता है। ऑल द वाटर एब्जॉर्ब इज नॉट यूटिलाइज बाई प्लांट, दी वाटर इवेपोरेट। मतलब देखो यहाँ पे कोई भी प्लांट है वो सॉइल से जितना भी वाटर एब्जॉर्व करेगा वो सारे वाटर को यूज नहीं कर पाता है, ठीक है, तो वो वाटर वहाँ पे स्टोर होते हैं। The water evaporate through the stomata present on the surface of the leaf by the process of transpiration। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो वाटर इवेपोरेट होता है, ठीक है, यहाँ पे जो हमारे लीव्स होते हैं उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम सब बोलते हैं स्टोमेटा। सो वही स्टोमेटा के थ्रू जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है, जिसको हम सब बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीफ जनरेट अ second pull which can pull water to great height into the tall tree। देखो यहाँ पर जो लीव होती है ना, जो भी एक्सेस वाटर होता है उसको खींच लेती है, ठीक है, जितने भी प्लांट के एक्सेस पार्ट में वाटर, जितने भी प्लांट के पार्ट में एक्सेस वाटर होता है उनको वो खींच के निकाल देती हैं, लीफ के थ्रू इवापोरेट कर देती हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। और यहाँ पे ट्रांसपीरेशन ऑल्सो प्रोवाइड कूलिंग टू द प्लांट। और ट्रांसपीरेशन जो होता है वो हमारे प्लांट को कूलिंग ठंड प्रदान करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट वन इज राइट टू फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। तो यहाँ पे हमें स्टोमेटा के दो फंक्शन लिखने हैं। तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, और जो हमारा सेकेंड फंक्शन होगा वो होगा हमारा लॉस ऑफ एक्सेस वाटर फॉर ट्रांसपीरेशन। एंड यहाँ पे थर्ड वाला है हमारा ऑप्शन, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन।
सो यहाँ पे हमारा जो सेकंड है उसका है दिस स्पेशलाइज्ड टिश्यू इन विच द प्लांट टू ट्रांसलोकेट फूड। तो हमारे प्लांट में 2 टिश्यू होते हैं। तो फर्स्ट वन होता है हमारा जाइलम एंड सेकंड वन होता है फ्लोएम, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद कर सकते हो फ्लोएम, फाशे फ्लोएम, ठीक है, और फाशे फूड, ठीक है। तो जो फ्लोएम होता है वो फूड के रिस्पॉन्सिबल होता है और जो जाइलम होता है वो वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो यहाँ पर जो 2 टिश्यू है जाइलम और फ्लोएम, वाटर के लिए एक और एक फूड के लिए। तो इसमें जो हमारा फूड के लिए होगा वो फ्लोएम होगा, ठीक है। फ्लोएम जो है ना फूड के लिए होगा। नेक्स्ट वन इज इन टाल ट्री विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुलिंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो यहाँ पे देखो हमारे ट्री में जो बहुत लंबी ट्री होती है, ठीक है, उनमें बहुत लंबे ट्री होते हैं तो उनके अपर वाले पार्ट को भी वाटर चाहिए होता है। सो वो जो है पानी को कैसे खींचेंगे जमीन से, जो भी हमारे सॉइल में वाटर होगा मिनरल्स होगा वो कैसे खींचेंगे, ठीक है। तो वो जो हमारा फोर्स होता है वो सकिंग फोर्स होता है जिसके थ्रू वो लोग वाटर को मिनरल्स को सॉइल से सक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 फ्रेंड्स हमारा है। चलिए यहाँ पे भी हमें पैसेज गिवन है, हमें ये पढ़ के इसका आंसर बताना है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज वाइडली यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ। हम सब इलेक्ट्रिक करंट का यूज अपने डेली लाइफ में करते हैं। द इलेक्ट्रिक आयरन, कैटल, टोस्टर एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हम लोग जो भी हमारे इलेक्ट्रिक आयरन होते हैं, कैटल होते हैं, टोस्टर होते हैं, हीटर होते हैं, हम उन सभी का यूज करते हैं। और ये सभी चीजें यूज होती हैं कुकिंग के लिए, लॉन्ड्री में यूज होती हैं, ठीक है। द सेम इज यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब में भी यही सब यूज होता है। वन इज डिफाइन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हमें बताना है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। सो यहाँ पे देखिए आंसर ये रहा, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर। जब इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर के थ्रू पास होता है, इट प्रोड्यूस हीट, ठीक है। कोई भी कंडक्टर है उसमें से करंट पास हो रहा है, तो जब करंट पास होगी तो थोड़ी देर बाद वो डिवाइस जो है हमारी वो गर्म हो जाएगी, ठीक है। अभी आप फोन यूज कर रहे हो, ठीक है, आप 1 घंटे तक फोन यूज करो, आपकी जो फोन है वो हीट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसी वजह से वो मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट एग्जांपल है। सेकंड वन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इनमें से कौन सा डिवाइस है जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड होता है, ठीक है। सो हमारा वो है इलेक्ट्रिक बल्ब भी होता है, ठीक है, गीजर भी है, इलेक्ट्रिक केन भी, तो इसमें ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, नेम दी सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हमारे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे एक डिवाइस बेस्ड है जिसको हम सब बोलते हैं सेफ्टी डिवाइस, ठीक है। तो हमें उसका नेम बताना है। तो वो डिवाइस हमारी ये फ्यूज, ठीक है, फ्यूज जो होती है वो हमारी सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है। अगर कहीं पर भी बहुत एक्सेस अमाउंट में करंट वगैरह पास हो रहा है, फ्यूज निकाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ वन इज which of the following precaution need to be taken while using electric gadget appliances or circuit। तो यहाँ पे कौन सा प्रिकॉशन सही है, हमें वो सावधानी बरतनी चाहिए जब भी हम कोई इलेक्ट्रिक गैजेट एप्लियंसेस या सर्किट यूज कर रहे हो। तो फर्स्ट वन इज वी शुड नेवर टच अ लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू दी मेन्स। तो हमें जो भी हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब जल रहे हैं अगर वो मेन से कनेक्टेड है हमें उनको टच नहीं करना चाहिए। तो ये सही है, अदरवाइज हमें करंट लग सकती है। बी है बी शुड एक्सपेरिमेंट विद इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम द मेन्स। तो ये फॉल्स है, ठीक है, मेन से इलेक्ट्रिक सप्लाई हो रही है, हमें एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज वी शुड ऑलवेज टर्न द स्विच ऑन पोजीशन। नहीं, हमें हमेशा स्विच ऑफ रखनी चाहिए अगर हम इलेक्ट्रिक गैजेट का यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट वन इज वी शुड वर्क विथ वेट हैंड। नहीं नहीं, हमें सूखे हाथ से काम करना चाहिए। अगर हमारे हाथ गीले हैं तो हमें किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस के पास नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज हमें करंट लग सकता है, ये भी फॉल्स है। सो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। सो फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, अनिल साइकिल फ्रॉम हिज होम टू द पार्क, वेटेड फॉर अ वाइल एंड रिटर्न टू द होम। तो यहाँ पे जो अनिल है वो घर से पार्क की तरफ जाता है, ठीक है, थोड़ी देर रुक कर और फिर घर वापस आता है। तो ये ग्राफ हमें गिवन है यहाँ पे। तो फर्स्ट वन इज एट व्हाट टाइम डिड अनिल लीव हिज हाउस। तो यहाँ पे हमें बताना है कि अनिल ने अपना घर कब छोड़ा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 9, ठीक है, यहाँ से तो 9 पे अनिल ने अपना घर छोड़ा। नेक्स्ट वन इज हाउ मैनी मिनट्स डिड अनिल वेट इन अ पार्क। तो कितनी देर तक अनिल ने पार्क में वेट किया। सो यहाँ पे देखिए, सो अगर हम सब ग्राफ के अकॉर्डिंग देखें तो अनिल जो है 9:30 पर यहाँ पर इतने टाइम पे वो पार्क में पहुंचा, ठीक है, और फिर वो 9:50 यहाँ पे है, ये 9:45 है, ओके, यहाँ पर 9:45 सो यहाँ पर देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो जो अनिल है वो इतने टाइम तक पार्क में वेट किया। सो 9:30 टू 9:45 तक उसने पार्क में वेट किया है। और फिर अगर हम सब उसको वो देखें तो यहाँ पर 9:30 टू 9:45, ठीक है, तो वो 15 मिनट जो है वो वेट करता है, 15 मिनट
वो 15 मिनट पार्क में वेट करता है। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम अनिल होम टू द पार्क। तो अनिल के होम से जो पार्क की डिस्टेंस है वो कितनी है। सो यहाँ पर देखें अगर हम सब, तो ये हमारी डिस्टेंस जो है अनिल के पार्क तक है वो है फ्रेंड्स 7, ठीक है, 7 km उसके घर से पार्क तक की डिस्टेंस है। और फिर नेक्स्ट वन इज हमारा कि व्हाट वाज अनिल स्पीड इन हिज जर्नी टू अ पार्क। तो अनिल की स्पीड क्या थी, ठीक है, इसको हम सब कैसे निकालते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, जितनी डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी है फ्रेंड्स उसकी, जो डिस्टेंस होगी वो लिख लो और अपॉन टाइम, टाइम जितना लगा हो वो, ठीक है, उससे हम सब एस की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर हम लोग यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करिए।